एक 2019 में आज से 6 साल पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। बाद में वो साहब वो इतना वायरल हो गया, उस ज़माने में ट्विटर पे मैं था नहीं। तो एक इतना वायरल हो गया वो पोस्ट कि लोग मुझे मेरा ही पोस्ट काट-काट के दूसरे-दूसरे नामों से भेजने लगे। आज मैं देख रहा था कि किसी ने उस पोस्ट को ट्विटर पे अपने नाम से शेयर किया है। लेकिन 2019 में जो सबसे पहले वो पोस्ट मैंने लिखा था चच्ची 420। अच्छा, चूँकि ये एक सत्य घटना पर आधारित है और मैंने खुद देखा है। ये मामला था क्या पहले आप समझे। मैंने इसमें लिखा क्या था? मैंने इसमें लिखा था कि भाई हमारे मोहल्ले में एक चचा रहते थे और वो गंजेड़ी थे, भगेड़ी थे और वो रोज़ किसी न किसी से मारपीट कर लेते थे। और जब सामने अच्छा दुबले-पतले एकदम एक हड्डी के, और जब मार चुके थे मतलब मारने पीटने लगते, सामने वाला मारने लगता था तो चच्ची दौड़ के आ जाती थी चच्चा को बचाने और कहें कि अरे भाई इनको नहीं मारो, ये तो ऑलरेडी बहुत परेशान रहते हैं, नशा कर करके इनका दिमाग खराब हो गया है और एक्चुअली इनके सारे रिश्तेदारों ने मिलके इनको इतना धोखा दिया है, इनके साथ बड़ा गलत हुआ है, इनकी प्रॉपर्टी चली गई है, तो बड़ा दुखी रहते हैं वगैरह-वगैरह करके चच्ची आके बीच में पकड़ लेती थी। फिर धीरे-धीरे लोगों को एक पैटर्न नज़र आने लगा। पैटर्न ये नज़र आने लगा कि जब चचा हाथ-पैर चला रहे होते थे, लात घूँस कर चला रहे होते थे, तो चच्ची आके सामने वाले को पकड़ लेती थी, उससे लपट जाती थी। अब भाई सामने वाले से अगर आके एक महिला लपट गई, तो वो लड़ नहीं पाता था। मौके का फ़ायदा उठा के चच्चा 2 घूँसा और मारते थे और 9-2-11 भाग जाते थे। लोगों को समझ में आने लगा साहब ये चच्चे-चच्ची की मिलीभगत है। तो अगली बार जब चच्चा ने किसी को मारा, तो लोगों ने पलट के चच्चा को मारने से पहले चच्ची को कूट दिया। चच्ची कुटा गई। जब चच्ची कुटा गई तो उसकी अगली बार जब चच्चा की लड़ाई हुई तो चच्ची प्रकट नहीं हुई। चच्ची सोची इस बार तो मेरी पिटाई हो जाएगी और इस बार चच्चा अच्छे से कूटे गए क्योंकि चच्ची बचाने नहीं आई और चच्चा का इलाज हो गया। उसके बाद साहब हमारे मोहल्ले में एकदम शांति हो गई। ये आंखों देखी घटना है। हमारे मोहल्ले में एकदम शांति हो गई। मैंने इसको लिखा क्यों था? उसके बाद चच्चा ने किसी से झगड़ा नहीं किया, चच्ची ने किसी को बचाया नहीं और मामला शांत हो गया। मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कोई वारदात होती है, आतंकी हमला होता है, युद्ध जैसा माहौल होता है, कोई गलत काम होता है, तो मीडिया के कुछ लोग इन्हीं चच्ची की तरह प्रकट हो जाते हैं और प्रकट ही नहीं हो जाते हैं साहब, तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। अरे वो आतंकी था ना, वो तो एक मैथ्स का स्टूडेंट था। अरे वो मैथ्स के टीचर का लड़का था। अरे उसको आर्मी वालों ने मारा था इसलिए वो ऐसा हो गया। अरे सोचो भाई वो तो बड़ा गरीब था इसलिए ऐसा हो गया। अरे वो कन्फ्यूज़ था इसलिए ऐसा हो गया। करके उनको और ऐसे-ऐसे तर्क देने लगते हैं कि कुछ देर में बात कहीं की कहीं चली जाती है। 27 आदमी हिंदू मर गए और आपका सारा खेल एक मुसलमान पे चल रहा है। वो मुसलमान जो शिया था इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो शिया था और आतंकवादी सुन्नी था और उसको आप बता रहे हैं कि देखिए साहब आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आतंक का धर्म होता है या नहीं होता है, मज़हब तो नज़र आ रहा है भाई, आप गलत ना कहें। तो ये जो चच्चियाँ ढेर सारी नज़र आ रही हैं, धुआंधार आपको चच्चियाँ नज़र आ रही हैं, इन्होंने साहब बड़ा माहौल ख़राब कर रखा है। मैं आपको लाइन से चच्चियाँ दिखाता हूँ। देखिए आजकल क्या है कि पाकिस्तान के कुछ हैंडल जो है नेहा सिंह राठौर और ये शायद एक शमिता यादव हैं, कौन है, इन दोनों को बहुत ज़्यादा, हाँ शमिता यादव, इन दोनों के बयानों को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बड़ा खुल के इस बात को कहा है कि साहब ये आतंक का हमला मोदी नहीं करा है। तो पाकिस्तान के जो हैंडल्स हैं नेहा सिंह राठौर और शमिता यादव के बयानों को खूब उठा रही है कि देखिए साहब वो तो भारतीय ऐसा कह रहे हैं। अच्छा और भी लोग हैं, उसमें शंकराचार्य भी हमारे तथाकथित शामिल हैं। अब ये शंकराचार्य, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ साहब, अब देखिए इन सब की वीडियोस कितने वायरल हो रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद ये शंकराचार्य नहीं है कि इन्होंने गलत तरीके से गद्दी हथियार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है लेकिन उसके बाद भी अपने को शंकराचार्य कहते हैं और उटपटांग बयान देते रहते हैं। और अब वो इस समय वो ऐसे बयान दे रहे हैं, मतलब सोचिए हमला कहाँ से हुआ है और मोदी को घेरने में व्यस्त हैं। अखिलेश यादव सरकार में इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद की इतनी पिटाई की थी और समय में बनारस में था, इतना मारा था, मैं इनको अस्पताल में देखने गया था, इतना ज्यादा मारा था, इनको मारा था, इनके गुरुकुल के बच्चों को मारा था। आज तक अखिलेश से नहीं डर, अखिलेश के मुंह नहीं लगते, अखिलेश को नहीं कहते, लेकिन ऐसे करते रहते हैं। ये लोग क्यों ऐसे हैं ये भी आप समझ लीजिए। नेहा सिंह राठौर को आप समझिए, अब भाई एक लोक गायिका थी यूपी में काबा और फिर इनके जो पति हिमांशु सिंह वो शायद जेएनयू से अटैच थे और कोचिंग चलाते थे, कोचिंग से निकाल दिए गए। उसके बाद मियाँ बीबी ने मिलकर पूरा ये एक रैकेट खड़ा कर दिया और इस तरह की बातें। जब इनको कोई आम वीडियो करना होता तो बड़ी मॉड ड्रेस में आती हैं, पैंट शर्ट पहन के आती हैं, बड़ी ग्लैमरस ड्रेस में आती हैं। और लेकिन जब इनको हिंदू मुस्लिम वीडियो करना, अब जैसे ये है
चौकीदार अपना चाइना से डरता है। ये देखिए पाकिस्तान चला रहा है। देखिए इनका जरा बयान सुने। एक 74 साल का बुढ़ा मुजरा मंगल और मंगलसूत्र जिसका मुसलमान जिसका मुद्दा, 74 साल का बुढ़ा ये मोदी को कह रही है चौकीदार अपना चाइना से डरता है। नॉर्मली इनका ड्रेसअप ऐसा रहता है, लेकिन साहब जब इनको हिंदू मुस्लिम करना होता है, जब इनको मुसलमानों के पक्ष में बयान देने होते हैं, गाने गाने होते हैं, तो साहब ये बड़ी सती सावित्री बन के सामने आ जाती हैं। उस समय आप इनका पूरा गेटअप भी बदल जाता है, बिंदी और मांग भरी और सब ये बहुत एकदम आदर्श महिला बन के आ जाती हैं। इसी तरह मैं आपको शमिता यादव का दिलाऊं। शमिता यादव भी साहब बड़ी बिंदास मोहतरमा है और वो अपनी बिंदास पढ़ने के लिए जानी जाती हैं। और उन्होंने तो साहब अपनी नौकरी छोड़ दी, उनको इस काम से इतने पैसे मिलने लगे ऊटपटांग पोस्ट करने के। ये देखिए वो तो कह रहे मैंने नौकरी छोड़ दी, इनके ड्रेसेस भी देख लीजिए। लेकिन उनको भी जब हिंदू मुसलमान करके पोस्ट डालना होता है तो उनका भी ड्रेस बदल जाता है और उनकी मांग में ढेर सारा सिंदूर और आपको हाथ में मेहंदी और माथे पे बिंदी ये सब नजर आने लगता है। तो अच्छा, इनके साथ और भी कांड हुआ था। इन्होंने बीच में एक बार अबू आजमी के खिलाफ लंबा चौड़ा वीडियो डाल दिया था। अबू आजमी ने इनको कुछ कहा तो बोली कि भाई उसके बाद इन्होंने उसका मतलब बेशर्मी देखे कि वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि भाई उस वीडियो के मुझे पैसे मिलने थे, पैसे नहीं मिले मुझे, तो मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। सोचिए सब पेड ट्रोल से पैसे लेके ये सब काम करते हैं सारे के सारे। और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ तो मुकदमा भी हो गया है। इन सब का प्रॉब्लम क्या है कि सब बिहार इलेक्शन में फायदा ना हो जाए। मैं आपको श्याम मीरा सिंह का कमेंट दिखाता हूं और मैं आपको नेहा सिंह राठौर कमेंट दिखाता हूं। सारा दिक्कत इनको यही है, इनको किसी से कोई मोहब्बत नहीं, कोई लगाव नहीं। देखिए आप देखिए आपको नजर आएगा कि सबको डर ये है कि साहब इस मामले से, देखिए नेहा सिंह राठौर का, कि इससे किसको फायदा होगा। सोचिए। तो अब ये बीजेपी ने साहब ये डाला था कि धर्म पूछा जाति नहीं, तो उसको भी इन्होंने मुद्दा बना दिया। उन्होंने मुद्दा बना दिया कि आप तो साहब कार्टून बना रहे हैं मरे हुए लोगों का, ये कार्टून नजर आ रहा है इनको। अपना दिमाग लगाइए, सोचिए मत, वो मत सोचिए जो भाजपा चाहती है। इनको सारी दिक्कत इस बात की है। और ये इनकी लास्ट लाइन पढ़िए कि मैं ये बात बार बार कहूंगी कि अगर बिहार चुनाव पहलगाम के मुद्दे पे हुआ तो फिर नेहा सिंह राठौर जिसको जिताना चाह रही है तेजस्वी यादव, वो नहीं जीतेगा। इसी तरह आप उनको भी देखें, श्याम मीरा सिंह, उनको भी आप देखें, वो भी कह रहे हैं मगर ख्याल रहे कि आपके इन जज्बातों का फायदा कहीं कोई राजनीतिक पार्टी ना उठा ले। अब श्याम मीरा सिंह का ये भी कमेंट देखें, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि उनके मुंह से सिर्फ इतना निकल गया कि साहब पाकिस्तानी आतंकी आए थे, उनको पूरा इकोसिस्टम उनके ऊपर टूट पड़ा और फिर उनको माफी मांगनी पड़ी। वो कह रहे हैं मैंने तो किसी समाज क्षेत्र पर टिप्पणी नहीं की, सिर्फ पाकिस्तानी आतंकियों पर बोला है। और आगे कह रहे हैं कि मैंने साफ कहा कि इसमें कश्मीरी लोकल को दोष नहीं देना चाहिए, ना 4 आतंकियों के लिए किसी कौम को दोष नहीं देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो वो सफाई देते सिर्फ इसलिए कश्मीरियों, मतलब आतंकवादियों को आतंकवादी कहने का इतना बड़ा इनके ऊपर असर आया। अब जब से ये बात हुई कि साहब कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर के लोगों को भूखा मार देंगे, साहब कोई पर्यटन नहीं करेंगे, तो अब अगला देखिए, अजीत अंजुम भाग के पहलगाम पहुंच जाते हैं दिखाने के लिए कि नहीं साहब पहलगाम में सब कुछ ठीक है, और वो जाके पहलगाम से ट्वीट करने लगते हैं पहलगाम। और ये भी पहलगाम से शुभ प्रभात, हालांकि शुभ प्रभात क्या है, इनको हिंदी नहीं आती, सुप्रभात होता है, शुभ प्रभात कुछ नहीं होता। ये लाल चौक से जाके कर रहे हैं। लल्लन टॉक का जो एक पांडे जी हमारे इलाहाबाद से हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है उनके ट्वीट देख के। आप उनका ट्वीट देखें, इनमें से एक भी आदमी ने एक भी हिंदू पीड़ित को जिसकी हत्या है उसको नहीं दिखाया, लेकिन एक जो पहलगाम में वो जो आदिल शिया मारा गया है उसकी कबर पे जाके खड़े हो गए। एक भी इनका आप जाकर देख लें, एक भी हिंदू मृत्यु को इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन उसके लिए जाके खड़े हो गए। फिर वो विनोद कापरी हैं जो अपने आप को फिल्मकार कहते हैं, पता नहीं पत्रकार कहते हैं, तो क्या है तो क्या। अब आप देखें इन्होंने एक भी हिंदू नहीं दिखाया, लेकिन मौलाना का बात सुन के इनकी आंखें नम हो जाती हैं और इनकी बार बार आंखें नम हो जाती हैं। ये देखिए वो सज्जाद अहमद भट्ट की बात सुन के आंखें नम हो जाती हैं। तो ये इन लोगों का वो है, एक अजीब सा है। और वो पलकी उपाध्याय के हस्बैंड के रूप में जाने वाले संकेत उपाध्याय जो पहले एनडीटीवी में थे, वो भी उनका भी साहब कमाल है। वो तो उनका भी चल रहा है, वो परेशान है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से नफरत ना बढ़ जाए। और वो तो ऐसा करते हैं कि साहब नजीब जंग जो थे उनको ले आते हैं, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और निशिकांत दुबे पे हमला बोल देते हैं और तमाम तरह की इस तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं। मुसलमान महीना को दिखाते हैं कि देखिए साहब वो तो गांधी का चरखा काट रही है, उनसे ज़्यादा अहिंसावादी कौन हो सकता है। और ये बात कर रहे हैं, हैदराबाद में एक लिबरल्स की जमात पूरी इकट्ठा हुई है, सारे लिबरल्स, सो कॉल्ड लिबरल वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो सब लोग बैठ के बता रहे हैं कि फैक्ट वर्सेस फिक्शन, यानी तथ्य क्या है और झूठ क्या है। मजेदार बात देखिए कि बीचों बीच में दिग्विजय सिंह बैठे हैं, संजय सिंह भी बैठे हैं, सलमान खुर्शीद बैठे, लेकिन बीच में दिग्विजय सिंह बैठे हैं। ये बताएंगे कि तथ्य क्या है और झूठ क्या है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद का नारा गढ़ा था।
इसी तरह मैं एक देख रहा था, अमित मिश्रा को देख रहा था, भाई क्या हो रहा है मुझे समझ के बाहर है। तो लेकिन ठीक है, गंदा है पर धंधा है। आप सब ने ये देखिए कि वो सब में उसी सैयद हुसैन शाह, तो उसी के ऊपर सब लोग लगे हुए हैं। एक भी हिंदू पीड़ित इनको नजर नहीं आता। उसी की 3-3 फोटो आपको दिखाएंगे और पता नहीं कौन कौन सा चैनल चला रहे हैं और साथ सोशल मीडिया पे इन लोगों ने तमाशा मचा रखा है। लेकिन ये सब बच्चे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर जो ये चच्चियों का नाम आता है, चच्ची 420 जिसको मैंने नाम दिया है, तो जो सबसे ओरिजिनल चच्ची हैं, जिनको देखकर, जिनकी बात सुनकर मैंने अपने मोहल्ले की उस घटना को इन लोगों से जोड़ा था, वो हमारी हैं बरखा दत्त। बरखा दत्त के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बरखा दत्त के मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूँ। पहला वीडियो क्या है साहब, इस देश में जो सबसे बड़ा एक ड्रामा हुआ है सेकुलरिज्म के अलावा, वो है कश्मीरियत। कश्मीर में आप सोचिए, लाखों हिंदुओं को मार के निकाल दिया गया, रेप कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, गिरजा टिक्कू को मारकर आरा, मतलब लकड़ी काटने वाले आरा से उसके टुकड़े कर दिए गए। और इस सबको ये कह के व्हाइट वॉश किया जाता रहा कि नहीं नहीं, ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे नहीं हो रहा है, ये तो कश्मीरियत के नाम पे हो रहा है। ये कश्मीरी लोग हैं, कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, ये मजहब के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बुरहान वानी वाला जब केस हुआ था तो एक लड़के के पैर में पेलेट गन लगी थी और उस समय बरखा दत्त ने उसका इंटरव्यू किया। तो बरखा दत्त उससे पूछती है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, तो वो कहता है हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो बरखा दत्त उसके मुंह में माइक डाल कह रही नहीं नहीं, तुम कश्मीर के लिए लड़ रहे हो। उसने कहा नहीं, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, और वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा देखिए ताकि वो हमारे मजहब के लिए लड़ रहे थे, मजहब के लिए। हाँ, इस्लाम के लिए। इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, कश्मीर के लिए लड़ रहे थे? इस्लाम के लिए, कश्मीर के लिए भी, इस्लाम के लिए। उसके दिल में है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। पुराना वीडियो है, आवाज तेज करके सुनिएगा। बरखा उससे कह रही नहीं, तुम तो कश्मीर के लिए लड़ रहे हो। कहता नहीं नहीं, हम तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, और कलमा पढ़ना शुरू कर देता, ला इलाहा इल्लल्लाह। बरखा दत्त वो वाली चच्ची हैं जिन्होंने ये कहकर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को, बलात्कार को, पलायन को ये कह के जस्टिफाई किया कि इन लोग तो साहब बड़ा शोषण कर रहे थे वहां गरीब मुसलमानों का। सुनिए। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. फिर जब बरखा चच्ची की बात आती है तो एक और चच्ची हम कैसे भूल सकते हैं, राजदीप सरदेसाई। राजेश सरदेसाई अपनी कहानी में लिखते हैं कि जब वो बचपन में जा रहे थे तो बजरंग दल वालों ने उनकी पैंट उतार कर चेक किया था कि साहब वो हिंदू हैं कि मुसलमान। अब आप देखें, राजदीप सरदेसाई आज की घटना पे कोई कमेंट नहीं करते, जब आज अखबार रिपोर्ट करता है कि जितने लोग मारे गए उनकी पैंटें उतार उतार कर देखी गई। इस पे सरदेसाई का कोई भी कमेंट नहीं आता। तो साहब ये वो आधा मोर्चा है, या बल्कि ये वो 2.5 मोर्चा है जिसके बारे में हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत बात करते थे। ये वो 2.5 मोर्चा है, ये वो चच्चियां हैं जिनके इलाज के बगैर चचा ठीक नहीं होंगे। तो समस्या, मूल समस्या अगर आपको ठीक करनी है तो पहले ये जो अपोलॉजिस्ट हैं, ये जो बीच में बैठकर इन तमाम चीजों को जस्टिफाई करते रहते हैं, जो नैरेटिव बनाते रहते हैं, जो पूरा नैरेटिव बदलते रहते हैं, इनका इलाज बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार को टॉप प्रायोरिटी पे यही लेना चाहिए। मैं देख रहा था कि आजकल में 7 राज्य मिलाकर 28 लोग अरेस्ट हुए हैं, पर अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको 28,000 लोग इस तरह की ट्वीट करते नजर आएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो अरेस्ट हुई हैं आसाम में हुई हैं, 16 अरेस्ट। और उसके अलावा जहां अरेस्ट हुई हैं वो हुई हैं आसाम में हुई हैं, त्रिपुरा में हुई हैं और मेघालय में हुई हैं। ये सोचने वाली बात है, ये तीनों राज्य 7 सिस्टर्स में आते हैं, हमारे पहाड़ी और हमारे बॉर्डर राज्य हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सिर्फ एक ही अरेस्ट हुई। तो फिर दोहराऊंगा कि चच्चियों का इलाज बहुत जरूरी है, वरना चच्चा की प्रॉब्लम बनी रहेगी।